दोस्तों, अमित शाह आज सिर्फ राहुल गांधी के दबाव में, प्रेशर में सिर्फ झुके ही नहीं हैं, बल्कि सच ये है कि वो एक ऐसे क्रिमिनल केस में आगे उलझ सकते हैं जिससे वो अब तक बचना चाह रहे थे। और सच ये भी है कि छात्रों पर गोली चलाने के मामले में जिस तरह से सबूत इकट्ठे किए, राहुल गांधी ने आज एफआईआर दर्ज कराई, इसके निशाने पे न सीआरपीएफ है न पुलिस है, इसके निशाने पर दरअसल अमित शाह ही है। और शायद इसीलिए जब 7.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद एफआईआर दर्ज करा दी राहुल गांधी ने, साहिल जो घायल छात्र था पैलेट गन से, उसकी तरफ से, तो फिर राहुल ने एक बयान जारी किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है उसकी। और राहुल कहते हैं कि साहिल की एफआईआर दर्ज हुई और आगे लिखते हैं, ये न्याय की तरफ पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। और अगला स्टेप तो आप समझ ही रहे हैं, अमित शाह का कमजोर होना, अमित शाह का इस्तीफा। अब दोस्तों, अमित शाह की बात बाद में करेंगे, वैसे भी वो काफ़ी टेंस हैं। पहले राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आखिर 14-15 दिनों से वो पैलेट गन के मामले में वो लगातार साक्ष्य क्यों ढूंढ रहे थे, मेडिको लीगल एविडेंसेस क्यों ढूंढ रहे थे, एक एक अस्पताल की रिपोर्ट, एक एक डॉक्टर की रिपोर्ट, फिर उसके बाद तमाम गवाही, ये सारे साक्ष्य क्यों इकट्ठा कर रहे थे, मकसद क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी, उस पर जरा बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि गुजरात लॉबी इतनी घबराई क्यों है, शाह इतने प्रेशर में क्यों है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने शुरुआत में शिक्षा मंत्री, तब के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगा, लेकिन उनका जो फोकस था प्रधान से कहीं ज्यादा अमित शाह पर था। और राहुल गांधी जब एक्टिव होते हैं 20 जुलाई के बाद, जिस दिन छात्रों पर पैलेट गन चलती है, गोली चलती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और कई छात्र एडमिट हो जाते हैं जिनको देखने राहुल गांधी जाते हैं, जिसमें से कुछ छात्र, खासकर ये जो साहिल है जिसने आज एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ये एम्स में एडमिट होता है और इसकी सारी रिपोर्ट्स राहुल गांधी निकलवाते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजी थी पैलेट गन को लेकर, इस पर फोकस राहुल गांधी क्यों कर रहे थे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब राहुल गांधी क्योंकि नेता विपक्ष हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले मॉनसून सत्र में हंगामा खड़ा कर दिया कि अमित शाह आए सदन में, जवाब दें कि क्या छात्रों पर गोली चली थी, और अगर गोली चली थी तो ये फिर किसने चलाई थी और किसके आदेश पर चलाई थी। ये 3 सवाल थे उनके, क्योंकि सबूत राहुल गांधी के पास आ रहे थे, आ चुके थे। और जाहिर तौर पर अगर ये जवाब अमित शाह देते तो फंस जाते, क्योंकि गोली चली थी, एविडेंस था राहुल गांधी के पास। इसलिए पूरे सत्र में पहली बार अमित शाह सदन में नहीं आए। अब क्योंकि अमित शाह सदन में नहीं आए, गोली कांड पर कुछ बोले नहीं, उस पर बहस नहीं हुई और सत्र खत्म हो गया और अमित शाह को लगा बात खत्म हो गई है। लेकिन राहुल गांधी जो जिद पकड़ लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी लीगल ओपिनियन लेते रहे, साक्ष्य इकट्ठा करते रहे, साहिल और तमाम जो छात्र थे या छात्राएं थी जिनको पैलेट गोली लगी थी, उनके साथ वो बातचीत करते रहे, उनके संपर्क में रहे। और अंततः 2 दिन पहले राहुल गांधी ने साहिल से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और देखूंगा कि एफआईआर कैसे नहीं होती पैलेट गन के इस मामले में। जब कल परसों में इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। और दोस्तों, आज 7.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी ने अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज करा ली और आप कह सकते हैं कि अमित शाह के अगेंस्ट पहले चरण में उन्होंने जीत हासिल कर ली, बड़ी जीत हासिल कर ली। क्यों हासिल कर ली है? क्योंकि उन्होंने एक दस्तावेज तैयार कर लिया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है कि दिल्ली में छात्रों पर गोली चली थी, जिसको अभी तक सरकार डिनाई कर रही थी। और इसलिए आप एफआईआर की एक धारा देखिए, 2 धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, बीएनएस में लिखी गई है। एफआईआर में जो धारा में केस दर्ज हुआ है उसकी पहली धारा 118(1) बीएनएस, और यह धारा कहती है कि हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन,
किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके साहिल जो छात्र है उसको घायल किया गया। डेंजरस वेपन, पैलेट गन, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने लिखा पढ़ी में जवाब दे दिया अमित शाह को कि आपने 20 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। सेक्शन 118(a) में ये संकेत मिलते हैं। दिल्ली पुलिस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, दर्ज कर ली FIR। यानी अमित शाह कह रहे थे या उनके लोग कह रहे थे कि कोई फायरिंग नहीं हुई, गोली नहीं चली। आज राहुल गांधी की जो FIR है वो बता रही है, दिल्ली पुलिस खुद स्वीकार कर ली। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, इसी FIR में आप देखेंगे कि 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, ये जो बाकी एरिया है सेंट्रल दिल्ली का जहां ये आंदोलन था उस दिन, उसकी CCTV और ड्रोन फुटेज मांगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि CCTV फुटेज 20 जुलाई 2026 की इस समय से लेकर इस समय तक, और इस एरिया की, उसमें जंतर मंतर भी है, उसमें कनॉट प्लेस भी है, उसमें कुछ मेट्रो स्टेशंस भी हैं, उसमें कुछ नई दिल्ली का पार्लियामेंट स्ट्रीट का भी कुछ एरिया है। यानी जहां जहां छात्र थे, जहां जहां पैलेट गन से फायर हुआ, उन सब की CCTV फुटेज निकालिए, ड्रोन फुटेज निकालिए, प्रिजर्व करिए लीगली। और जब ये फुटेज सामने आएगी, जो देनी पड़ेगी क्योंकि चारों तरफ CCTV कैमरास लगे हुए हैं, वो फुटेज आपको देनी ही पड़ेगी। ये FIR में आपने खुद लिख लिया है। और वैसे भी BNS में जो जिस तरह से तफ्तीश होती है, ये फुटेज उसमें प्रिजर्व करना ज़रूरी है। तो राहुल गांधी अब ये साबित करेंगे कि पैलेट गन से फायर हुआ और ये फायर प्राइवेट पर्सन ने नहीं, पुलिस ने किया। ये CCTV फुटेज जाहिर तौर पे जाहिर करेगी। अब CCTV फुटेज में चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स जो नीली वर्दी पहनते हैं वो जवान आए, पैलेट गन जिनके हाथ में थी, या दिल्ली पुलिस ने चलाई, या फिर CRPF ने चलाई, किसी ने भी चलाई, रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस या CRPF, किसी ने भी फायर किया है, फंसेगा गृह मंत्रालय, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं और गृह मंत्रालय के बिग बॉस आप जानते हैं वो अमित शाह हैं। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे थे, दलीलें दे रहे थे अमित शाह को लेकर, अब उन्होंने उन सारी दलीलों को, आरोपों को एक लीगल डॉक्यूमेंट में बदल दिया है, FIR में बदल दिया है। और जाहिर तौर पे अगले सत्र में जो घेराबंदी अमित शाह की होगी वो मॉनसून सत्र से कहीं ज़्यादा संगीन होगी। घेराबंदी टारगेट अमित शाह है, मैंने पहले भी आपसे कहा था। अब सवाल दोस्तों ये भी है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान की जगह अमित शाह पर राहुल गांधी ने इतना फोकस क्यों किया, और अमित शाह के पीछे ही वो क्यों पड़े। इस पर आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर अमित शाह को कमज़ोर कर दिया गया या इस्तीफा ले लिया गया, वो तो खैर मोदी डिसाइड करेंगे, अमित शाह के कमज़ोर होने का मतलब है गुजरात लॉबी का कमज़ोर होना, और गुजरात लॉबी के कमज़ोर होने का मतलब है मिस्टर मोदी का कमज़ोर होना। स्ट्रैटेजी आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों सवाल है कि पैलेट गन को लेकर जो FIR आज दर्ज की है, दिल्ली पुलिस ने एडमिट किया है कि हाँ पैलेट गन चली थी, घायल सामने है, उसकी लीगल रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट सामने है। क्या ये जो FIR है ये अमित शाह के लिए व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा झटका है? और अगर झटका है तो फिर आगे क्या होने जा रहा है? आगे क्या होने जा रहा है देश की राजनीति में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कह सकते हैं एक मोड़ है जहां अमित शाह निशाने पर हैं पहली बार 12 वर्षों में। और इसीलिए आज मैंने हेमंत अत्री साहब को बुलाया, क्योंकि हेमंत अत्री साहब ना सिर्फ इस विषय को फॉलो कर रहे थे बहुत क्लोजली, बल्कि चाहे बीजेपी के अंदर की बातें हों, कांग्रेस के अंदर की बातें हों, दोनों पर जबरदस्त उनकी रिसर्च है, कांग्रेस पर भी, लीडरशिप पे भी, और बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर भी। और अत्री साहब ने आज कई बातें बताई हैं जिसमें कुछ नई जानकारियां हैं। मेरा सवाल यह है कि अमित शाह बंगाल में सिलीगुड़ी में हैं, वहां से उनका फोन जाता है कमिश्नर के पास, ऐसा लोग कहते हैं, और अमित शाह चाहते हैं कि FIR ना हो, और जब सूरज ढलता है, शाम होती है, राहुल गांधी का धरना 6-7 घंटे तक जारी रहता है, उसके बाद अचानक FIR हो जाती है। और लोग कहते हैं कि साहब होम सेक्रेटरी को जो फोन आया वो प्रधानमंत्री के दफ्तर से आया, तो मोदी कहां से इसमें बीच में आ गया? मतलब जिस चीज को अमित शाह रोक रहे हैं, मोदी ने आखिर इजाजत क्यों दे दी, क्लियरेंस क्यों दे दी?
दीपक जी, अमित शाह तो केवल एक मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के तो बहुत बड़े स्टेक्स हैं भाई। जिस तरीके का मोबिलाइजेशन हो रहा था, जिस तरीके से लोग वहां उस एरिया में बढ़ रहे थे, एक और जंतर मंतर क्या मोदी अफोर्ड कर सकते हैं आज की स्टेज पे? ये देखना पड़ेगा ना आपको, जिस तरीके का मोबिलाइजेशन था। मतलब आप क्या करें कि कांग्रेस की प्लानिंग थी, राहुल गांधी की प्लानिंग थी कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने को जंतर मंतर बना देते, और क्या सटल हजारों लोग चल चुके थे? राहुल गांधी ने ये कहा कि मुझे चाहे 6 महीने बैठना पड़े मैं तो भी बैठूंगा, ये डीसीपी को बोल के आए हैं वो। आप कहेंगे मैं क्लिप भेज देता हूं आपको, क्लिप भेज देता हूं मैं आपको। उसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि जी। 1 दिन 2 दिन 5 दिन अगर 6 में नहीं बैठना पड़े तो आई विल सिट हियर टिल द एफआईआर इज लॉस्ट। तो आप राहुल गांधी के जुनून को भी जानते हो, उनके जिद को भी जानते हो। वो हठधर्मी है इस मामले में जो उन्होंने ठान लिया। और वो मांग क्या रहे हैं? सिंपल सी एक बात है कि एक बच्चे को चोट लगी है, आप ठीक एफआईआर है, दर्ज कर लो, सिंपल है। वो तो चलिए मान इसमें लिया कि इसमें 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 अहंकार कहां आ गया सत्ता का? ये तो एक रूटीन कानूनी प्रक्रिया है दीपक जी, बहुत स्मूथ मैं सामान्य। समझ गया कि अमित शाह नहीं चाहते थे एफआईआर, और जी, 1 महीने से अमित शाह का इस पर स्टैंड था, और 1 महीने से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। आज राहुल गांधी ने वहां जाके घेराव कर लिया, धरने पे बैठ गए। मोदी आप कह रहे हैं घबरा गए, उनको लगा कि दूसरा जंतर मंतर ना बन जाए, और उन्होंने जो है हरी झंडी दे दी कि भाई एफआईआर लिख लो। लेकिन अब आप कह रहे हो कि साहब ये जो एफआईआर है ये अमित शाह के लिए खतरे की घंटी है। तो खतरे की घंटी यस। कैसे हो गई उनके लिए? अभी तो अरे आप भाई, होम देखते मिनिस्टर से जाइए। क्या मतलब एफआईआर से? नहीं नहीं, पहले दिन की फायरिंग दीपक शर्मा और हेमंत अत्री नहीं देते, ऊपर से इशारा किया जाता है यस और नो, टू व्हाट एक्सटेंट द फोर्स हैज टू बी यूज्ड। ये कोई डीसीपी की हिम्मत है क्या वो कर देगा? देयर हैज टू बी ए क्लियर मैसेज फ्रॉम द टॉप कि इसको कैसे हैंडल करना है। यू हैव टू कम हार्ड, यू हैव टू कम स्मूथ, और यू हैव टू बी नॉर्मल। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। एफआईआर का ओनस कहीं और जाके टिकेगा, आज कुछ नहीं होगा इसके अंदर। आपको पता है ना, 20-20 साल तक एफआईआर से इस देश में हॉन्ट करती है। मतलब आप कह और रहे हैं कि एफआईआर के बाद जब जांच होगी तो ये जांच अंतिम छोर में अमित शाह तक पहुंचेगी, यानी अमित शाह झुके नहीं, फंस गए। बहुत बुरा चक्रव्यूह है ये। राहुल गांधी का जिद करने का कोई मतलब नहीं था। अगर रूटीन में एफआईआर होती, सो देयर वाज नथिंग ग्रेट इन दिस। ये जिस तरीके से एफआईआर हुई है, जितनी देरी से हुई है, इस पूरी स्थिति ने एक चीज को साफ कर दिया दीपक जी, और आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को। अमित शाह, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, न्यायपालिका, आज सबका सच जनता के सामने आ गया, सबका। इस देश में गवर्नर, अच्छा सबसे बुरी जो दिक्कत आई ना, जो चीज हम भूल रहे हैं लगातार, मोदी जी का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग का सिस्टम है, एक बार फिर वो कोलैप्स और क्रैश हुआ है। और बहुत कम समय में आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी के घर पे जाकर के धरना देने चले गए थे और उनकी एजेंसी सो रही थी। ऐसा झटका दिया वो, किसी को पता ही नहीं था, और सीधा धरना शुरू हो गया। हाथ पैर फूल गए थे मोदी जी के, 10 मिनट के अंदर जितेंद्र सिंह पहुंच गया था। आज भी राहुल गांधी वहां चले जाएंगे और इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा, सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी? ये भी तो सवाल उन्हें आएगा पता ना। नहीं था। तो देवर कॉट ऑफ गार्ड। और बहुत सारी एजेंसियां शाह को भी रिपोर्ट करती है, मोदी जी को तो करती ही करती। तो ये जो इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये बहुत कुछ कह रहा है कि दे आर वल्नरेबल। और एक चीज और याद रखिएगा, आज की घटना से एक बात और साफ होती है, अपना एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह रहा हूं। पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, और फंस के फिर ये रिसीड कर जाते हैं, फिर ये समर्पण कर जाते हैं। आज का केस आपके सामने है। इसी तरीके से आपने जंतर मंत्र पे देखा, अगर बच्चों को पहले बुला लेते इतने बड़े मोबिलाइजेशन से पहले, इतना हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान की बलि ना होती, हो सकता है अगर शुरू में ही चर्चा कर लेते नहीं, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान की बलि हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगली बलि चढ़ सकती है मोदी जी अपने चाणक्य की, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की बलि चढ़ाएगा। ये क्या बता रहे हैं आप? आज का घटनाक्रम देखेंगे तो वो प्लास्टिक के चाणक्य निकले, प्लास्टिक के चाणक्य। आपको क्या जरूरत थी एफआईआर होने देते? आप क्यों फायरिंग लाइन में आना चाह रहे हैं जबरदस्ती? आप नहीं बोल रहे, मत बोलिए। मैं बलि चढ़ाने की बात कर रहा हूं। नहीं, अल्टीमेटली ये वही जाएगी चीज, इस रिजीम में ना जाए। ये एफआईआर तो रहेगी ना ऑन रिकॉर्ड, एफआईआर तो कहीं नहीं जा रही। इसकी जब जांच होगी कभी भी, तो इसमें सारा सब कुछ सामने आ जाएगा। कोई अधिकारी कहीं थोड़ी जा रहे हैं। डायरी सारी की पुलिस डायरी के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, अधिकारी का नाम लिखा हुआ है, कितने पैलेट यूज हुए वो भी लिखा हुआ है, सारी चीज लिखी हुई है। अतुल साहब, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी की 2 दिन पहले साहिल से बात होती है, और वो साहिल से पूछते हैं कि क्या हुआ, उसमें एफआईआर हुई कि नहीं, और फिर वो बताते हैं कि नहीं, सब नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कल चलते हैं इस पर। और राहुल ने अचानक ये प्रोग्राम बनाया। क्या ये अचानक प्रोग्राम बना एफआईआर दर्ज करने का, या राहुल एक लंबी प्लानिंग कर रहे थे, काफी समय से इस पूरे मुद्दे पे लगे हुए थे और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे?
राहुल गांधी इस मसले पे कांस्टेंट टच में है, ही इज वेरी सेंसिटिव ऑन दिस। पहले साहिल को बुलाया, उसकी सारी दिखाई चोटें, उसके बाद उन बच्चियों को बुलाया, उनके साथ इंटरेक्शन किया, उसके बाद संसद में उस पूरे रेफरेंस को दिया जिसे बीजेपी बिद की, और उस सारे के बाद अगर आप देखेंगे कि कांस्टेंट टच में, उस दिन भी उन्होंने बाकायदा बताया था कि ये आंख में लगी है, इनकी आंख चली गई है, और आज तो उन्होंने वो पैलेट फायर से दिखा दिया ना, जो बॉडी से निकले हैं कि ये निकले हैं, छर्रे जो इसको थे। मना करो, आप छर्रे दिखा दिया आज। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं ये कि राहुल ये सारे साक्ष्य इकट्ठे कर रहे थे, लंबी प्लानिंग चल रही थी पिछले 15-20 देखिए दिन से? दीपक जी, जो भी लोग राहुल गांधी को जानते हैं उनको इस बात का अच्छे से पता है कि वो किसी भी चीज को आइसोलेशन में नहीं, पूरा परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति हैं। बहुत बार होता है नहीं हो पाता, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले को ही वाज कीपिंग ए क्लोज टैब ऑन दिस, बहुत नजदीक से सारी चीजों को देख रहे थे, कांस्टेंट टच में साहिल के साथ थे। आप ये बताइए ना, राहुल गांधी तक एक आम छात्र का पहुंचना और इतना कंटिन्यूअस बातचीत करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। और ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं है, टू वेज है। साहिल ने बताया कि मैं भी संपर्क करता था, उधर से भी लगातार फॉलोअप कर रहे थे, ये बड़ी चीज है। और राहुल गांधी इसको लगातार करते आए, चाहे किसी मोची की मशीन पहुंचाना हो, चाहे किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो, जिस भी चीज पे वो लगते हैं उसके कंटिन्यूअस फॉलोअप का उनके यहाँ एक बहुत प्रोफेशनल, जिसको आप कह सकते हैं, वो फॉलोअप का सिस्टम। एक चीज मैं और जानना चाह रहा था, क्योंकि बीजेपी में भी आपके कई सोर्सेज हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, कांग्रेस में भी आपके कई सोर्सेज हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का दखल देना, एफआईआर दर्ज करा देना, एफआईआर के निशाने पर अल्टीमेट टारगेट अमित शाह ही हैं और तो कोई है नहीं, उनका गृह मंत्रालय है, तो देखा जाए तो ये गृह मंत्रालय पे ही एफआईआर है। क्या ऐसी बात है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर मैं पूछ ही लूं आज आपसे, क्या मोदी और शाह में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, खासकर 20 जुलाई के बाद से, जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया? कहीं कुछ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई 36 का आंकड़ा है, लेकिन कभी कभी आपस में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो क्या कुछ डिफरेंसेस हैं आपको लगते दीपक हैं? जी, दीपक जी, डिफरेंसेस हो चाहे ना हो, लेकिन पर्टिकुलर इशू पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। हाउ टू हैंडल ए पर्टिकुलर सिचुएशन, उसमें आपकी एक राय हो सकती है, मेरी एक हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रिवेल तो मोदी जी करेंगे ना, और वो आप लगातार देख रहे हैं। नंबर एक, आपने कहा क्या डिफरेंसेस हैं, अगर मैं आपको सही बात एक लाइन में कहूँ ना, आप चौंक जाएंगे और सन्न भी रह जाएंगे। आज की तारीख में संघ परिवार में मोदी के गृह युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चंपत राय का ये चिट्ठी लिखना है 9 पेज की, कि मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण में मनमानी कर रहे थे। वो चंपत राय जो कह रहे थे कि मोदी जी राजा है, विष्णु के अवतार, और वो आज अगर नृपेंद्र मिश्रा को कह रहा है कि आपको क्या लगता है नृपेंद्र मिश्रा अपने लेवल पे कोई फैसला कर सकता है क्या? कमेटी मोदी के आदमी जी, सीधे सीधे नहीं, नृपेंद्र मिश्रा का नाम लिखा है, मैं 9 पेज की चिट्ठी है, मैं आपको एक सेकंड में भेज देता हूं। नृपेंद्र मिश्रा मोदी के आदमी थे, मोदी के आदमी को टारगेट किया जा रहा है चंपत राय का। और चंपत राय किसके आदमी थे? चंपत राय भी मोदी जी के आदमी थे, चंपत राय संघ के आदमी है। आपको क्या लगता है कि चंपत राय बिना आरएसएस के 100% आशीर्वाद के नृपेंद्र मिश्रा का नाम लेने की बात सपने में सोच सकता है क्या? सपने की बात कर रहा हूं। कारण समझिए क्या है, कारण सिंपल है। राम मंदिर की चंदा चोरी में मोदी चुप, अमित शाह चुप, एक शब्द नहीं बोला आज तक। और उस भाई के बारे में, चंपत राय के बारे में एसआईटी ने रिपोर्ट लिख दिया कि इनका फेलियर ऑफ सुपरविजन है। तो ये बात कहीं ना कहीं सुई टिकेगी आकर के। ठीक, पूरे संघ परिवार में आज की तारीख में भयंकर गृह युद्ध की स्थिति है, और ये कहां तक जाएगी आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते इसका। ठीक है, अंदर ही अंदर उबाल है संघ परिवार में, बीजेपी के परिवार के अंदर। एक चीज और, राहुल गांधी ने एक ट्वीट करी, उसने कहा कि ये जो एफआईआर हुई है ये जीत की तरफ पहला कदम है, इट्स अ फर्स्ट स्टेप। तो दूसरा कदम क्या है? अमित शाह की कुर्सी? नहीं, अल्टीमेट टारगेट वही है। उनको ये पता है कि मोदी को, देखिए मोदी के अंधभक्त, मोदी की सारी चीजें आज भी कुछ हद तक कॉमेडियन मीडिया सारी चीजें वो, अगर आप अमित शाह को वनरेबल बढ़ाते जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन लेते जाओगे, तो अल्टीमेटली दैट हर्ट्स मोदी स्ट्रेट अवे। तो सीधा मोदी के नाम लेने की गुजरात लॉबी को कमजोर कर देना, तोड़ देना, और फिर बीजेपी को तोड़ देना। अमित शाह का कैबिनेट से हटने का मतलब है मोदी गए। राहुल गांधी टेक्स इट दिस वे। वो जो आप कहते हैं ना कई बार कि किसी का कुंड कहां है, जान कहां पर है तोते की, तो मोदी जी की जान 2 जगह पे है, एक सेठ जी, एक दूसरे अमित शाह। इनमें से जो भी कमजोर होते, इसलिए आपने देखा होगा राहुल के टारगेट पे ये 2 आदमी लगातार टारगेट पे रहते हैं। और ये अब चूंकि ऐसा मुद्दा आ गया, इसमें अमित शाह डायरेक्ट पार्टी है और वो बचते फिर रहे हैं।
आपने कभी सोचा था कि अमित शाह अपने मुद्दे की जवाब ना देकर के पेड़ के नीचे खड़े होकर के ये कहे कि वंदे मातरम का ये वंदे मातरम का वो, इसने कमजोर कब थे वो? बड़ी बात हेमंत अफसरी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल जो अल्टीमेट टारगेट है, जो अल्टीमेट आखिरकार जो निशाना है राहुल गांधी का, जिसके बारे में आज उन्होंने बयान दिया कि ये जीत की तरफ पहला कदम है, अल्टीमेट टारगेट अमित शाह है। और उसके पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि अगर अमित शाह को टारगेट करके उनका धर्मेंद्र प्रधान बना दिया जाता है या अमित शाह को कमजोर किया जाता है तो गुजरात लॉबी कमजोर होगी। और अगर अमित शाह को घेर लिया जाए चारों तरफ से, जैसा कि अत्री साहब कह रहे हैं कि तोते में जान है मोदी जी की, अगर तोते को घेर लिया जाए तो फिर मोदी के लिए आगे की राह मुश्किल है, क्योंकि गुजरात लॉबी का टूटने का मतलब है मोदी सरकार का ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, ये वो कह रहे हैं। अत्री साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और अंदर से जो आपने इंसाइट दी बॉस सी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दखल देना पड़ा, मोदी जो है कुछ और चाह रहे थे, शाह कुछ और चाह रहे थे, और इस एफआईआर होने के बाद एक दस्तावेज, एक आप कह सकते हैं लीगल डॉक्यूमेंट है जो कहीं ना कहीं अमित शाह की नींद उड़ाता रहेगा। और यही राहुल गांधी चाहते थे, और राहुल गांधी एक लंबी प्लानिंग कर रहे थे। ये कोई 2 दिन के अंदर की प्लानिंग नहीं है, कई दिनों से लगे थे, सारे एविडेंस जो है वो इकट्ठे कर रहे थे। और आज एविडेंस इकट्ठा करने के बाद थाने पे चढ़ाई करके राहुल गांधी ने ये पहली जंग चरण की जीत ली है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर अपोजिशन एंड अ वेरी बैड साइन, बहुत ही आप कह सकते हैं अशुभ संकेत है मोदी जी के लिए, शाह साहब के लिए, जिनके नक्षत्र ग्रह की दशा शायद अच्छी नहीं चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अत्री साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।